स्टूडेंट्स, अब हमारा टास्क है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो चूँकि करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी और मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो तो इस पर फोर्स लगेगी और वो फोर्स हमें फाइंड करना है। हमें देखना है कि वो फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए एक सिंपल अरेंजमेंट है कि कंसिडर कॉपर रॉड कैपेबल टू मूव अलॉन्ग अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स एंड दिस होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। और हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो जिस तरह से इस अरेंजमेंट में आपके सामने मौजूद है कि ये दो कॉपर रेल्स हैं। कॉपर रेल्स के ऊपर ये वो हमारा कंडक्टर है जो इनके ऊपर मूव कर सकता है, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती हैं। तो जैसे ही यहाँ से हम सोर्स से करंट देंगे, करंट इस रेल के थ्रू यहाँ इस कंडक्टर के पास जाएगी और यहाँ से उस तरफ मूव करेगी और वहाँ से ये पाथ मुकम्मल होगा इसका। यानी करंट की डायरेक्शन अगर देखें तो वो ये है। तो करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वर्टिकली अप साइड पे जा रहा है। तो हमें देखना ये है कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि वो फोर्स चार मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और वो चार फैक्टर्स क्या क्या हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अल्फ़ा जो एंगल दिया गया है ये एंगल बिटवीन कंडक्टर कंडक्टिंग सेगमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है। यानी यहाँ अगर देखें तो ये कंडक्टर हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो आगे चल के हम देखते हैं कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो इसी तरह से फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इसी तरह से फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं हम, इन चारों फैक्टर्स को। यहाँ एक कोशिश हुई है आपके सामने कि दरअसल फोर्स क्यों लगती है। पहली बात तो ये है कि फोर्स क्यों लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो दरअसल करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन के नतीजे में उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगती है। यानी फोर्स लगी है इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स के नतीजे में। तो ये जो बाहर वाला फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल्स आपको दिखाए गए हैं, ऊपर से नीचे ये पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ लेंथ वाला फैक्टर पहले डिस्कस हुआ है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर छोटी हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सराउंडिंग में होगा। तो जो इंटरैक्टिव रीजन है मैग्नेटिक फील्ड्स का वो इस L1 के विद रिस्पेक्ट इतने एरिया में होगा। इसी तरह से अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा हो, जैसा कि ये L2 में दिखाया गया है, तो ये कंडक्टर लंबा है। इस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी ज़्यादा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इसका मौजूद है। तो ये ज़्यादा एरिया में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो इसका इंटरेक्टिव रीजन है वो ज़्यादा बन रहा है। तो जितना इंटरेक्टिव रीजन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उस कंडक्टर पर। इस तरह से फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली दूसरा फैक्टर हमने देखा कि करंट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो करंट्स के साथ जो हमने डिस्कस किया है वो एक उसी तरह से नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, उनके बीच एक कंडक्टर रखा हुआ है। लेकिन अब ये कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है कि ये
अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से पेपर के अंदर से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है और इसमें से करंट भी बाहर की डायरेक्शन में है, यानी कंडक्टर पड़ा हुआ है इस पेपर की प्लेन के 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर कंडक्टर पड़ा हुआ है इस पेन की तरह और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ है। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ है तो राइट हैंड रूल से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ ये ब्लू लाइंस में आपको दिखाया गया है कि इस तरफ ये लाइंस नीचे आ रही होंगी और इस तरफ से लाइंस ऊपर जा रही होंगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर की लेफ़्ट साइड है इसमें कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी डाउन साइड पॉइंट कर रहा है और जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ये भी बाहर की तरफ नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरफ दोनों फील्ड एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। जबकि राइट साइड पर देखें तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है और जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन साइड आ रहा है। तो इस साइड पर दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इस तरह से इस साइड पर रीइंफोर्समेंट ऑफ फील्ड्स की वजह से जो फोर्स रीजन है, प्रेशर रीजन है वो हाई होगा और इस साइड पर दोनों फील्ड एक दूसरे को वीक करेंगे। इससे एक फोर्स ग्रेडियंट कह लें, प्रेशर ग्रेडियंट कह लें, वो जनरेट होगा और इस साइड से धक्का लगेगा उस कंडक्टर पर और वो कंडक्टर राइट साइड पर मूव करेगा। यानी फोर्स अगर बात करें तो फोर्स इस पर राइट साइड पर पॉइंट करेगी। तो हम दरअसल ये देखना चाह रहे हैं कि करंट पर क्या डिपेंडेंस है। तो फोर्स अब यहाँ हमने ये शो किया है कि करंट की मिकदार अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है उसका जो फील्ड सराउंडिंग में है वो भी थोड़ी दूर तक होगा, वीक होगा, उस ज़्यादा दूर तक वो पॉइंट नहीं करेगा, लास्ट नहीं करेगा। इसी तरह से इस केस में आपने देखा कि इसमें हमने आई लार्ज शो की है कि बड़ी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है, वो ज़्यादा दूर तक उसका असर मौजूद है। तो जो इंटरेक्टिव रीजन है इस तरह से करंट के ज़्यादा होने से वो बढ़ गया है। तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट या फोर्स ग्रेडियंट दोनों साइडों पे बनेगा वो ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में और इस तरह से बड़ा धक्का लगेगा, बड़ी फोर्स लगेगी उस कंडक्टर पर राइट साइड पर। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। याद रहे कि इस केस में हमने बाकी फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें सेम रखी हैं, सिर्फ हमने करंट की वैल्यू चेंज की है। तो करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर में से कंडक्टर पर फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से इनमें से कोई भी केस ले लें, यही केस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले ये एक मैग्नेट है जो नॉर्थ साउथ पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी निस्बत अगर यहाँ इसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख लिया जाए तो डेफिनेटली उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से इस पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो फोर्स इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये ऐड हुई है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगती, ज़ीरो फोर्स होती है। इसी तरह से जब कंडक्टर परपेंडिकुलर पड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम फोर्स लगती है। और इसी तरह से जब कंडक्टर ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, बीच के एंगल हों, यानी 1 2 3 30 40 60 80 इस तरह से एंगल्स हों तो उस पर फोर्स लगेगी, लेकिन वो ये मैक्सिमम फोर्स से कुछ कम लगेगी और ज़ीरो से कुछ ज़्यादा होगी। अब ये कैरेक्टर जो होता है कि जब एंगल 0 डिग्री हो तो 0 वैल्यू साइन थीटा की आती है। इसी तरह से 90 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आती है 1। और इसी तरह से 0 से 90 डिग्री तक जाएं तो साइन थीटा की वैल्यू
बतदरीज बढ़ती बढ़ती 0 से बढ़ती 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 1 होती है, तो वो जो फोर्स का कैरेक्टर है कि पैरेलल कंडक्टर हो तो फोर्स नहीं लगती, परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम फोर्स लगती है, और बीच वाले एंगल्स पर हो तो वो फोर्स कुछ ना कुछ लगती है लेकिन वो मैक्सिमम से कम होती है। तो ये क्लियरली बड़े अच्छे तरीके से साइन थीटा से ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, इसलिए फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स जब इन सारे फैक्टर्स को मिला दिया जाता है तो ILB साइन ऑफ एल्फा हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट इक्वालिटी में चेंज करें तो कांस्टेंट K आता है, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स फिर आ जाती है F = ILB साइन ऑफ एल्फा। इस फोर्स को मज़ीद आसान करने के लिए हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और वेक्टर फॉर्म में करने के लिए करना सिर्फ ये होता है कि हमने L को डिस्प्लेसमेंट का सेंस देकर वेक्टर बनाना होता है, यानी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट का सेंस देते हुए वेक्टर बनाते हैं, और इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में होती है। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ हम L को डायरेक्शन देंगे, तो इस तरह से हम फिर इसे लिख सकते हैं I × L × B। मैं दोबारा कहूँगा कि L को हमने डायरेक्शन दी है डिस्प्लेसमेंट का सेंस देकर, डायरेक्शन दी है करंट की डायरेक्शन, और इस तरह से ये L × B लिखा जा सकता है। और ये फार्मूला लिखने से ये फ़ायदा हो गया है कि सिर्फ ये फार्मूला लिखने से हमने जो पिछली 10 मिनट की डिस्कशन की है वो सारी की सारी इसके बीच आ जाती है। जो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं वो इस फोर्स के कैरेक्टर को सही तरह से सिर्फ इस फार्मूला को देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ से वो स्पेशल केसेस भी आ जाते हैं जो भी हमने डिस्कस किए कि जब रॉड पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा या अल्फ़ा 0 होगा, तो अल्फ़ा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा और फोर्स 0 लगेगी। हमने यही पढ़ा कि पैरेलल कंडक्टर पर फोर्स नहीं लगती। इसी तरह से जो हमने परपेंडिकुलर की बात की कि इफ़ अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री द रॉड इज़ राइट एंगल टू द फील्ड, तो उस वक्त साइन 90 होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और वो मैक्सिमम फोर्स का केस ये हमारे पास आ गया। तो अब आते हैं मैग्नीट्यूड को, तो हमने डिटेल से डिस्कस किया। डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से दी जाएगी। और क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल बड़ा सिंपल होता है कि रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हमारा L है, सेकंड वेक्टर B है, तो रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल and curl fingers of right hand in the direction of rotation. In the direction of rotation, the erect thumb will point the direction of force. तो ये जो यहाँ लिखा भी हुआ है आपके सामने कि join the tails of vectors, rotate the vector L towards B through smaller angle, curl fingers of right hand in the direction of rotation, the erect thumb will point the direction of force. इस फोर्स को फाइंड करने का एक लेफ़्ट हैंड रूल भी है जिसे फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल कहते हैं। इसके मुताबिक आपने लेफ़्ट हैंड के थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाए। तो इस तरह से जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो इसको आप शार्टली फोर्स, फील्ड, करंट इस तरह से भी याद रख सकते हैं। FBI भी लोग याद रखते हैं कि FBI। तो इस तरह से आसानी से आप फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जिस तरह से डिफ़ाइन किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है वो B से होती है, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इंडिकेशन है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं
वो उसको डिफ़ाइन करना है हमने। तो हम इस रिलेशन को दोबारा देखेंगे। ILB साइन ऑफ एल्फ़ा, अगर I 1 एम्पेयर हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर हो और एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड 90 डिग्री हो, तो उस वक्त उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसे कहते हैं। तो इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पेयर करंट प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस फोर्स को कहते हैं जो ऐसे कंडक्टर पर लगती है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसमें से करंट 1 एम्पेयर पास कर रही हो और वो फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ हो। तो इसकी यूनिट को टेस्ला कहते हैं, द फेमस साइंटिस्ट टेस्ला के नाम पर। और मैग्नेटिक इंडक्शन इज सेड टू बी 1 टेस्ला if it exerts 1 Newton force on a conductor of length 1 meter placed at right angle to the field when 1 ampere current passes through it। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला उस वक्त कहते हैं जब 1 मीटर लंबे कंडक्टर जो कि फील्ड के राइट एंगल पड़ा हुआ हो और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रही हो, तो वो फील्ड उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, तो ऐसे फील्ड की स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला कहा जाता है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 एम्पेयर 1 मीटर। तो इस रिलेशन से चूँकि हमने देखा कि थीटा तो 90 हो जाएगा, तो IF/IL हो जाएगा। तो इनके यूनिट्स लिखें, इसका न्यूटन लिखें, इसका एम्पेयर लिखें, इसका मीटर लिखें। तो न्यूटन बाई एम्पेयर इंटू मीटर यूनिट आ जाएगा टेस्ला। तो 1 टेस्ला जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर हो जाएगा। इसका एक छोटा यूनिट भी है जिसको गॉस साइंटिस्ट के नाम पर नाम दिया गया है। तो 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। थैंक यू।